पास कर लिया तो उसका गाड़ी चल रही और पूरे दुनिया में ये व्यवस्था है। इसलिए पहली सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के बिहार के हर बच्चों के लिए जितनी बेहतर व्यवस्था शिक्षा की हो सकती है वो बनाया जाए। कैसे होगा अभी आपको बताएंगे। दूसरा स्तंभ हम लोग की सोच का ये है, जो दूसरे दलों से अलग है, कि 15 साल से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों को जिनको वापस स्कूल में ले जाकर पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। और तीसरी बात, जो 50 साल से ज्यादा उम्र का है, ना उसको आप पढ़ा सकते हैं ना उसको आप रोजगार दे सकते हैं, वो लोग कैसे व्यवस्था से उनको क्या मदद दी जाए ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तीनों बात को मैं अभी आपको 10 मिनट में समझाऊंगा कि कैसे इसको किया जाए। जो 15 साल से कम उम्र के पढ़ाई की बात है, उसके लिए दुनिया के जितने बेहतर शिक्षा से व्यवस्था है उसको देखिएगा, उसमें और बिहार की व्यवस्था में एक फंडामेंटल चेंज आपको फर्क दिखेगा कि बिहार में समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर सरकारों ने हर गांव हर पंचायत में स्कूल बनाने का कोशिश किया। नतीजा क्या हुआ कि जहां बिल्डिंग बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कई लोगों को लगता है कि यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ खिचड़ी बट रहा है। वो आदमी ये नहीं पूछता है कि भाई खिचड़ी तो सिर्फ 6वां क्लास तक बट रहा है, 6th क्लास से ऊपर के स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोग को ये लगता है घर में बैठे बैठे कि नियोजित शिक्षक सब व्यवस्था खराब कर दिया। अगर नियोजित शिक्षकों ने व्यवस्था को खराब कर दिया तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। पटना साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। भाई ये व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की कोई महत्ता नहीं है। बिहार में अभी किसी ने जैसा कहा, समाज के लिए भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो सरकारी योजना से लाभ लेने का केंद्र है कि वहां से साइकिल मिल जाए, वहां से पोशाक मिल जाए, वहां से खाना मिल जाए, पढ़ाई की चिंता नहीं। अगर वहां से साइकिल का पैसा नहीं मिला, ग्रामीण वहां पर आंदोलन कर देंगे कि हेडमास्टर साहब पैसा नहीं दे रहे। पूरे साल अगर उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है किसी को चिंता नहीं। सरकार के भी नजर में ये है कि अरे भाई मास्टर को हम लोग 50-50 हजार रुपया दे रहे हैं, नहीं पढ़ा तो रहा नहीं है तो चलो पढ़ा नहीं रहा तो कुछ तो काम ही सबसे कराओ, तो इससे वोटर लिस्टें बनवाओ, इनसे गांव का सफाई कराइए, स्वच्छता मिशन में शामिल कीजिए कि पैसा तो दिया जा रहा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की महत्ता कम हो गई है, इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था खराब हुई। हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये सुधार पहले तो समझ लीजिए कि जन सुराज के हिसाब से 1-2 साल में हो नहीं सकता, कम से कम 10 बरस लगेगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अब सुधारने में। हम लोग का मॉडल क्या है, rather than taking school to the children, we are saying कि we will take the school to the good children, we will take the children to the good school। मतलब ये कि हर गांव में अच्छा विद्यालय बनाने के बजाय अगर बिहार में हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और लोगों को, बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैपिंग ये बता रहा है कि कोई गांव का बच्चा ऐसा नहीं जो 20 मिनट में स्कूल तक न पहुंच जाए। हर प्रखंड में 5 आपको अच्छे विद्यालय कम से कम बनाने हैं, और 5 विद्यालय भी बनाने में 1 साल में 2 साल में होगा नहीं, क्योंकि बिहार सरकार के पास जो पैसा है, अगर आपको 5 अच्छे विद्यालय बनाने हैं तो करीब करीब हर साल 20,000 करोड़, मतलब 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया लगेगा। तब आप नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में कम से कम 4 से 5 बना पाएंगे। तो जन सुराज की सोच ये है कि अभी जो 60,000 करोड़ का शिक्षा का बजट है उसका 1/3 पैसा ये नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में लगाया जाए। मतलब हर प्रखंड में हर साल 1 नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए, ताकि अगले 5 साल में कम से कम 5 विद्यालय हर प्रखंड में बन जाए, ताकि हर बच्चा स्कूल तक पहुंच सके। शहरों में ऑलरेडी ये हो रहा है। आपके घर के बगल में अच्छा स्कूल नहीं है, पूर्णिया में जो सबसे अच्छा स्कूल है, संभव है कि यहाँ से 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप अपने बच्चे को गाड़ी से या स्कूल बस से या साइकिल से, रिक्शा से, ऑटो से वहां भेज रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये गलती है कि आप चाह रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बना दें, जबकि
लीजिए, 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशन चुन लीजिए, सारे गांव को 20 मिनट में वहां से कनेक्ट किया जा सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि जो बिहार में संसाधन है उसको इस्तेमाल करके प्राथमिक विद्यालय को सुधारने के लिए हर साल हर प्रखंड में कम से कम एक नेतरहाट का स्तर का विद्यालय बनाया जाए। एक नेतरहाट का विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने। आप समझिए कि अगर पूरे बिहार में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय हो तो कितने लोगों का जीवन सुधर सकता है। तो शिक्षा को लेकर हम लोग की सोच ये है, अगर आप इसको देखना समझना चाहते हैं तो फिनलैंड का जाकर देखिए। फिनलैंड इज टुडे रेटेड एज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पीसा की जो रैंकिंग आती है, जो एजुकेशन व्यवस्था का रैंकिंग होता है दुनिया भर में, उसमें नंबर 1 पर है फिनलैंड। वहां पर यह व्यवस्था लागू है। कई स्कैंडिनेवियन कंट्री में व्यवस्था लागू है। इसके साथ एक बात हम लोग और कह रहे हैं, 5 वर्ष हमको लगेगा, जन सुराज को लगेगा ये व्यवस्था बनाने में। अभी जो बच्चा है उसका क्या होगा, उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ने जो कहा 75 और 60 और 75 की बात नहीं कर रहे। हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सरकारी व्यवस्था न सुधरे तब तक पेरेंट्स को ये ऑप्शन होना चाहिए, गरीब पेरेंट्स को, कि अगर आप चाहे तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। कुछ लोग तुरंत कहेगा भाई तो सब आदमी प्राइवेट में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। अमेरिका के कई देश राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। अगर आपको कोई कह दे कि भाई पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहां पढ़ाओगे अपने बच्चे को, तो तुरंत लोग कहेगा पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएंगे। अगर आपको कहा जाए IIT में पढ़ोगे कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ोगे, 100% लोग कहेगा नहीं हम अपने बच्चे को IIT में पढ़ाना चाहते हैं। डेटा ये बताता है कि अगर सरकारी विद्यालय अच्छा हो तो लोग पब्लिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना चाहते। ये पूरे दुनिया का डेटा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारा जाए, और साथ में लोगों को ये कूपन, ये विकल्प दिया जाए कि अगर आप चाहें तो जब तक पब्लिक स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक अपने बच्चे को आप प्राइवेट में भेज सकते हैं। एक अंतिम बात, कुछ लोगों को लगेगा भाई पैसा बहुत लग जाएगा। बिल्कुल पैसा कम लगेगा, क्योंकि सरकारी विद्यालय को रन करना प्राइवेट स्कूल में फीस देने के मुकाबले ज्यादा महंगा। बोलचाल की भाषा में समझिए, जो सरकारी मास्टर है तो उसका महीना है 50,000, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है उसका महीना है 10,000। तो जो सरकार स्कूल चलाती है वो फ्री में नहीं चलता, उसको चलाने में 50,000 करोड़ रुपया साल का लग रहा है। अगर उसका एक पोर्शन निकाल लिया जाए तो लाखों बच्चों को वो कूपन सिस्टम दिया जा सकता है, जहां प्राइवेट स्कूल में रेगुलेटेड फीस दिया जाए। तो जो मिक्स है कि अच्छे, बहुत अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल जो बने वो बहुत अच्छा बने। ये रूटीन स्कूल को बंद करना चाहते हैं, और बाकी लोगों को हम चाहते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, अगर बहुत अच्छा पब्लिक स्कूल नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। दूसरी बात, आप आ जाइए बेरोजगारी पलायन पर। बहुत लोगों ने सवाल उस पर कहा, किसी ने इंडस्ट्री की बात कही, किसी ने डोमिसाइल की बात कही। फंडामेंटल बात समझिए कि कैसे पूरे समाज को रोजगार दिया जा सकता है। जिसको भी लग रहा है कि सरकारी नौकरी से दिया जा सकता है, बिल्कुल इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए। पूरे बिहार में 23.25 लाख लोग आज सरकारी नौकरी करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सिर्फ 23.25 लाख लोग, मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी आज करते हैं। तो किसी भी हालत में सरकारी नौकरी के जरिए समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। पूरे इंडिया में 3% लोगों को सरकारी नौकरी है। तो किसी भी व्यवस्था को बना दीजिए, 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी से लाभ नहीं होने वाला। दूसरा, लोगों को लगता है कि भैया फैक्ट्री लगवा दीजिए, फैक्ट्री लगाकर भी आपको रोजगार नहीं मिल सकता। यहाँ पर जो लोग इकोनॉमिक्स को समझने वाले बैठे हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भाग में लोग बताते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी सेक्टर, और सर्विस सेक्टर जो है वो तीसरा है। ये तीनों मिलाकर ही 100% समाज की इकोनॉमी की परिकल्पना है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिलाकर ही 35% होता है। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग सब जोड़ दीजिएगा, पूरी कृषि जोड़ दीजिएगा तो 35% ही होता है। देश के स्तर पर भी और बिहार में भी 65% इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर का है। होटल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, अस्पताल है, टैक्सी है,
जो पूरा सर्विस सेक्टर है, जब तक उसको नहीं सुधारा जाएगा, जब तक कंजम्पशन नहीं यहाँ होगा, तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। जन सुराज क्या कह रहा है इसके लिए? इसके लिए जन सुराज ये कह रहा है कि 15 साल से 50 साल की उम्र के हर व्यक्ति के हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग कुछ न कुछ स्वरोजगार कर सके। कैसे होगा ये आपको बस अंतिम 2 मिनट में बताएंगे, फिर आपकी छुट्टी है। पहले आप समझिए कि देश का सबसे कैपिटल स्टार्व्ड स्टेट है बिहार। यहाँ पर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं। यहाँ पर बिहार में लोगों के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि कैपिटल के 2 स्रोत हैं। लोग समाज में पूंजी आता कहां से? एक पूंजी का स्रोत है जो पैसा आप कमाते हैं, खर्चा के बाद जो बच गया वो आपका पूंजी हुआ, और दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंकों से आप जो कर्ज लेते हैं, बोरोड कैपिटल। तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में है करीब करीब 34,000 रुपया। अगर पटना और बेगूसराय, मुंगेर 3 जिला को हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में है करीब करीब 24,000 रुपया। जब 24,000 रुपया ही आपकी प्रति व्यक्ति आय है, तो फिर अगेन डेटा ये बताता है कि अगर आप $2 से कम कमाते हैं तो 90% से ज्यादा आप सिर्फ खाने और अपने सर्वाइवल पर खर्च करते हैं। आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। कई लोगों को लगता है कैसे संभव है, मजदूर को तो हम 300 देते हैं। अरे नहीं, अगर आप मजदूर को 300 दे रहे हैं तो मजदूर के घर में उसकी पत्नी भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो उसको तो 300 का भागा 4 कर दीजिए तो 75 रुपया ही हुआ। वो भी उसको 30 दिन रोजगार नहीं मिला, 15 ही दिन मिला तो उसको 30 ही रुपया हुआ। तो बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो जो भी कमाता है उसे खाने और कपड़ा और दवाई पे खर्च करता है, इसलिए उसके पास पूंजी है नहीं। दूसरा पूंजी का स्रोत है जो बोरोड कैपिटल है। जिनके 20% के पास भी समाज में पैसा है वो कुछ क्यों बड़ा नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर बैंकों से लोन नहीं मिलता है। बैंक के साथ बैठे हुए हैं, एक यहाँ रेशियो है आरबीआई देश में जारी करता है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जो ये बताता है कि समाज में पूंजी की उपलब्धता कितनी है। बैंकों के पास ये स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है कि जो पैसा आप और हम बैंक में रखते हैं उसका 70% पैसा उनको लोन के तौर पर समाज को वापस देना है। चाहे घर बनाइए आप उससे, गाड़ी खरीदिए, बिजनेस कीजिए, जो भी कीजिए, वो पैसा बैंक को देना है। और इस आंकड़े को कहते हैं सीडी रेशियो, जो आरबीआई हर 15 दिन पर जारी करता है। देश के स्तर पर अभी सीडी रेशियो है करीब करीब 74%। मतलब पूरे इंडिया के लोगों ने बैंकों में जो अगर 100 रुपया रखा तो बैंकों ने 74 रुपया लोन दिया। बिहार में सीडी रेशियो कितना है? बिहार में सीडी रेशियो है 40%। अगर 100 रुपया हम लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंकों ने सिर्फ 40 रुपया ही वापस लोन के तौर पर दिया। इसका नतीजा क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। 4,21,000 करोड़ रुपया आपने हमने मिलकर जमा किया। अगर सीडी रेशियो 70 भी रहता तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट होता, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए। लेकिन चूंकि सीडी रेशियो 40% है तो पैसा मिला 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया बैंक से? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर किया जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां फैक्ट्री लग रही है, जहां रोजगार क्रिएट हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में हर राज्य में सीडी रेशियो है 90 से ज्यादा। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो वहां पर सीडी रेशियो 104 रुपया बैंकों ने लोन दिया। वो पैसा आंध्र में कहां से आया? वो पैसा यहाँ बिहार के बैंक ने ट्रांसफर किया। और आप कहिए भाई तो कौन नया बात आप कहने लगे तो बिहार में चर्चा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमानी है। देश के स्तर पर आपको जानना चाहिए, प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो इस चीज को देखती है कि सीडी रेशियो 70 के नीचे न आए। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में यह कमेटी है कि ये बैंकों के साथ मिलकर काम किया जाए कि 70% पैसा समाज में मिले। लेकिन जैसे यहाँ का टीचर और दरोगा सीओ वीडियो मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं सुन रहे हैं।
अगर बिहार में सीडी रेशियो को 70 कर दिया जाए बैंकर्स के साथ मिलकर, तो हर साल बिहार में 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा। अगर आप अंदाजा लगाइए 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ इन्वेस्ट हो तो कितने ज्यादा लोग घर बनाएंगे, कितनी ज्यादा गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। अगर आपको ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, यहाँ कितने लोग बैठे, आप सब गाड़ी से आए होंगे, गाड़ियां मोटरसाइकिल से आए होंगे। 100 में 90 गाड़ी और मोटरसाइकिल बैंक से फिनांस है। अगर बैंक से लोन न मिले तो आपको गाड़ी खरीदने में आधे लोग कहेंगे भैया छोड़ो बाद में खरीदेंगे। अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो पूंजी उपलब्ध होना चाहिए। तो जन स्वराज की ये सोच है कि 15 साल से 50 साल के हर उस व्यक्ति को जो कुछ न कुछ रोजी रोजगार करना चाहता है उसको लोन उपलब्ध कराया जाए, उसको बैंकों के साथ मिलकर पूंजी उपलब्ध कराई जाए ताकि घर घर रोजी रोजगार हो सके। इसके दो और पहलू हैं। हम लोग चूंकि बिहार की स्थिति इतनी खराब है तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो लोन 10% पर 12% पर नहीं 4% पर उपलब्ध कराया जाए। ये क्यों कह रहे हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से अगर बजट से 6,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करें, 3 लाख करोड़ के बजट से 6,000 करोड़ रुपया अगर साल का खर्च हो तो 1 लाख करोड़ रुपया अलग से समाज को मिल जाएगा। तो टोटल 2 लाख करोड़ रुपया लोन दिलाने के लिए सरकारी खर्च आएगा सिर्फ 12,000 करोड़, लोग देंगे 8,000 करोड़ और 2 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, उससे पूंजी व्यापार रोजगार बढ़ेगा। तो दूसरा पहला यह है कि लोन उपलब्ध हो, दूसरा यह है कि लोन 4% पर सस्ते दर पर उपलब्ध हो, और तीसरा रोजी रोजगार के लिए हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधा कृषि से जोड़िए। किसी ने कहा कि केंद्र से जो पैसा आ रहा है हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक बात है। पिछले साल मनरेगा में बिहार का यूटिलाइजेशन है 39%, मतलब 100 रुपया जो केंद्र से हम लोग ला सकते थे तो 61 रुपया तो लेकर ही नहीं आए, जो लेकर आए उसमें 40% चोरी कर लिया। अगर और वो क्यों नहीं लेकर आ पाए, आप इसको जानने की जरूरत है। इसलिए नहीं लेकर आ पाए कि केंद्र सरकार पैसा तब देती है जब मैचिंग आप भी 20% दे पाए। आपको प्रपोजल देना पड़ता है कि उस पैसे का आप क्या करेंगे, बांध बनाएंगे कि खेती करेंगे कि घर बनाएंगे। यहाँ का अफसर और सरकार इतना निकम्मा है कि उसको फुर्सत ही नहीं है, जो पैसा आया आया, नहीं आया तो नहीं आया। हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो कृषक हैं जिनके पास जमीन है, ज्यादातर लोगों को अनुभव है कि बिहार में क्या चाहे जितनी गरीबी है उसको मजदूर नहीं मिल रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा के मजदूर को अगर कृषकों को दे दिया जाए जिसके पास जमीन है, इस शर्त के साथ कि अगर आप धान गेहूं की खेती छोड़कर नकदी फसलों की खेती करने लगे तो आपको मजदूर मुफ्त मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम लोग मनरेगा का पैसा जो दिल्ली सरेंडर कर रहे हैं वो पैसा बिहार में आने लगेगा। दूसरा, जिस किसान को भी आप मजदूर दीजिएगा वो मजदूर से काम कराएगा, चोरी नहीं होगी। तीसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल गो अप। अगर आप अभी धान उगा रहे हैं 1 एकड़ में, उसी 1 एकड़ में अगर आप लहसुन उगाने लगिएगा तो आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार में जो जमीन है उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, उसी जमीन से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो जो 3 बातें हम लोग कह रहे हैं जिससे बेरोजगारी और पलायन को रोका जा सकता है, वो है पूंजी की उपलब्धता, दूसरा है पूंजी का जो कॉस्ट है उसको टेम्पररी कम से कम 5 साल 10 साल उसको सब्सिडाइज करना, मतलब 4% 5% पर लोगों को दिलाना, और तीसरा मनरेगा को कृषि से जोड़कर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सुधारना। तो ये 2 बात आप में से कुछ कह सकता है कि भैया आप भी इतना बड़ा ज्ञानी है, सीडी रेशियो को पहले खाए नहीं चर्चा हुआ है। तो मैं आपको दावा कर रहा हूं, कुछ लोग यहाँ बड़े होशियार भी बैठे हुए हैं, कुछ पत्रकार भी बैठे हैं। अगली बार जब आपको यहाँ का फिनांस मिनिस्टर मिले तो उससे पूछिए कि प्रशांत किशोर कह रहा है कि 26 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला सब ट्रांसफर कर दिया, आपको इस पर क्या कहना है? तो कहेगा ये क्या होता है, सीडी रेशियो क्या होता है भैया? अगर फिनांस मिनिस्टर बता दे तो हमको बताइएगा कि क्या होता है। कोई पत्रकार अगर सवाल पूछा हो तो हमको दिखा दीजिए फुटेज की पिछला 10 साल में कोई पूछा भी हो कि भाई ये 2 लाख करोड़ रुपया हर साल बिहार से जा रहा है वापस बाहर, इसके रोकने के लिए क्या कर रहे हो? तो अगर आप बेवकूफों की जमात बनकर रहिएगा, बेवकूफ आदमी को ही राजा बनाइएगा, जो फिनांस मिनिस्टर है उसको एफ की जानकारी नहीं है, वो फिनांस मिनिस्टर है, तो यही दुर्दशा होगी। और ये सारा ज्ञान हमारे पास नहीं है, बिहार के हजारों लोग पूरे दुनिया में
एक से एक विद्वान लोग बैठे हैं जो ये मदद कर रहे हैं, जो बता रहे हैं। आप रघुराम राजन का नाम जानते हैं, आपको लगता है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, आपको ये नहीं मालूम है इसी बिहार की प्राची मिश्रा एक लड़की है जो उनसे बराबर की या उनसे बेहतर इकोनॉमिस्ट, जो बिहार की लड़की है, यहीं के डॉक्टर की लड़की है। बहुत सारे लोग, आपने इनके सिंह का नाम लिया, 50 लोग दुनिया में ऐसे हैं बहुत बड़े बड़े जगह पर जो बिहार के हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सरकारों में ऐसी व्यवस्था ही बंद कर रखी है, कोई आकर कुछ कर ही नहीं सकता है। हम यहाँ 3 साल पहले आने से पहले जाते थे हार्वर्ड में, मैं स्पीच देने जाता हूँ, पढ़ाने जाता था पहले। वहां पर मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, अमेरिका में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज हार्वर्ड का माना जाता है। उसमें बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो दुनिया में नंबर 1 है। वहां पर 28 बच्चे रिसर्च स्कॉलर सब बिहार के, 28 लोग बिहार के बच्चे हैं वहां। आप समझ रहे हैं कि बिहार सरकार वो बच्चे आपसे कोविड से पहले जब मैं लास्ट गया था मिलने आए कि सर हम लोग चाहते हैं कि बिहार में, आप जानते हैं नीतीश कुमार को, हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं। 6 महीने से हम लोग लिख रहे हैं, सरकार से कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे भैया बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लिखिएगा, यहाँ मंत्री बैठा हो तो सोचता है कौन डॉक्टर का प्रैक्टिस जाता है किसी रुपया में, उसको बायोटेक्नोलॉजी का फुर्सत कहाँ। जो स्वास्थ्य मंत्री बनता है तो सबसे पहले लिखता है, पहले पता हम रहे सिस्टम, हम आपको बता रहे हैं, कहता है कौन कौन डॉक्टर के ज्यादा प्रैक्टिस है पहले पता कराओ, और उसका ट्रांसफर इतना दूर करो कि आके 5 लाख रुपया दे। वो बायोटेक्नोलॉजी कैसे सुधारेगा भाई? उसको क्या मतलब है जीनोम्स क्या होता है? हम लोग के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं होगा। पूरा दुनिया में लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और हम लोग का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से दुनिया खत्म होने वाली है। अब फिर आप सोचिएगा कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई, बिहार का विकास तब होगा जब आप और हम जगे। हम लोग गांव में जाते हैं, सबसे पहले जो कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है, सुनते सुनते कान पक गया, कहता भैया मुखिया इतना चोरी कर रहा है। हम सीधा मुंह पर कहते हैं, जाकर देख लीजिए मोबाइल पर कि 500 रुपया लेकर वोट तुम दोगे, मुर्गा भात खाकर तुम वोट दोगे, 2 पाउच पर वोट का सौदा तुम करोगे, तो तुम्हारा मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा भाई। अरे जब आप 500 रुपया लेकर 100 आदमी बिहार में सोच रहे हैं तो हम लूट के घर भर लें, अब बाकी सब ईमानदार हो जाए। भगत सिंह सबके घर में पैदा हो, हमारा घर तो ही होना चाहिए, हमारा लड़का ठीक रहे, बाकी सबके घर में भगत सिंह हो जाए। ये कभी संभव है? अगर सुधार करना है तो भैया आपको खुद सुधरना पड़ेगा। और ये कहने से कि बिहार में बड़ा अंधकार है, ठीक बात है, अंधकार है, लेकिन अंधकार है ये कहने से तो अंधकार दूर नहीं होगा। किसी को एक माचिस जलानी पड़ेगी, किसी को प्रयास करना पड़ेगा। आप ये लिख के ले लीजिए। कई लोग यहाँ बैठे हुए, अपनी बात आपके लिए कहूंगा, जो यहाँ के बिहार के नजरिए से पैसे वाले लोग हैं, आपको लग रहा है कि हमारा जीवन तो ठीक है चल रहा है, हमारा लड़का तो IIT में है, हमारा लड़का बंगलोर में, हमारा लड़का मेडिकल पढ़ रहा है। आपका दुर्दशा गरीब आदमी से भी ज्यादा है। गरीब का जो बच्चा है वो तो गया है बाहर मजदूरी करने, जब जवानी उसकी खत्म हो जाएगी, शरीर का ताकत खत्म होगा, वापस आएगा, अपने गांव में रहेगा। जो अच्छे भले घर के लड़के हैं, एक बार पढ़कर बाहर चले गए, तो लिख के ले लीजिए, अब आपका लड़का बच्चा आपके यहाँ वापस लौट कर आने वाला नहीं, ये आने वाला नहीं आपका बच्चा। हमारे बाबूजी भी बहुत घर बनाए, हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, बहुत घर बनवाए हैं बड़ा बड़ा, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। आप जिनके घर में बैठे हुए देख लीजिए, इनको कोई पैसे की कमी नहीं है, इनके यहाँ भी कोई मैनेजर लोग ही चला रहे हैं, कोई यहाँ लौटने वाला नहीं। अगर आपका लड़का बहुत काबिल है, आप बुढ़ापा में भगवान न करे बीमार पड़ जाइएगा, तो दिल्ली बंगलोर के ही किसी फ्लैट में आपका जीवन बीतने वाला है। इसलिए अगर आप पैसा कमा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेवारी है कि समाज को सुधारने के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो जो आज बना रहे हैं ये आपके बच्चों के हाथ नहीं लगने वाला। हम लोग सेकेंड जनरेशन है, बाबूजी कमाए हैं तो अभी फिर भी दर्द है, नहीं बेच रहे हैं, बना नहीं रहे, घर ढिपला रहा है लेकिन बेच नहीं रहे। हमारा लड़का जो कभी बिहार आया ही नहीं, जानता ही नहीं है कि पूर्णिया कहाँ है, सासाराम कहाँ है, वहीं अमेरिका में बैठे बैठे बेच देगा कि 20 करोड़ रुपया मिल रहा है, चलो हटाओ किनारे पर, क्या करना है। इसलिए अगर आप अपने को प्रबुद्ध मानते हैं, पैसे वाला मानते हैं, तो कुछ समाज के लिए कीजिए, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा बिहार डूबेगा, जहाज डूबेगा तो उस पर बैठा हुआ हर
आदमी डूबेगा, ये मत समझिए कि हम बच जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। अंतिम बात, प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर नहीं सुधारेगा, कोई तमिलनाडु से आकर सुधारने वाला नहीं है। तय आप कर लीजिए कि आपको सुधार करना है कि नहीं करना है, और बिल्कुल सुधार किया जा सकता है। साइंस कहता है कि सिर्फ किसी भी समाज को बदलने के लिए 3% लोगों को एकाग्र होकर एक मत होना है। 3% लोग किसी भी समाज को बदल सकते हैं। ये मानव सभ्यता का डेटा बता रहा है। पिछले 2000-3000 साल में जिस भी समाज में 3% लोग इकट्ठा हो गए किसी आइडिया के पीछे, उन्होंने समाज को पलट दिया। आज सोच रहे हैं कि समाज में अंतिम आदमी जनसुराज से जब जुड़ेगा तब बिहार सुधरेगा। जब भी आपको लगे कि भैया हम तो गांव में जाते हैं, आधा आदमी जनसुराज नहीं जानता है, तो जरा याद कीजिए कि जब 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, आजादी से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है, उस दिन भी अंग्रेज कम से कम आधे भारतीय अंग्रेजों के पेरोल पर नौकरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उस दिन भी अंग्रेजों के नौकर थे कि नहीं थे? जब जान रहे कि हार गया, चला जा रहा है, उस दिन भी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, उस दिन भी अंग्रेजों को कहने पर गोली चला रहे थे। तो 100% आदमी समाज में नहीं सुधर सकता। आप अपना देखिए, आप सुधरिए, अपने साथ जितने लोगों को सुधारना चाहते हैं वो सुधारिए। 10 में 3 आदमी भी अगर मान जाए तो व्यवस्था परिवर्तन होना ही होना है। मोदी जी को कितना वोट दिए मिला? 31%। 31% का मतलब क्या हुआ? 10 में 3। 10 में 3 आदमी अगर आपको वोट दे रहा है, आप चुनाव जीत जाइएगा। 2014 में मोदी जी के जो आपको आदमी दिखता है, उसको 10 में 3 आदमियों को वोट दिया था। 2019 में 10 में 3.5 आदमी को 3.5 आदमी वोट दिया था। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि एक आदमी जानेगा तब जगेगा। आप जगिए, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको जगाइए, और बिहार को सुधारने में कुछ योगदान कीजिए। अच्छा लगे तो ठीक है, आना तो एक्सपायरी दवा खाते रहिए, मजा लेते रहिए। बहुत बहुत